हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा मैट्रिक्स का चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक, वो सिखाया था। उसमें मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिया था बेटा ए एक्स इक्वल टू बी। अब हम लेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें बी आपका जीरो होता है। तो ए एक्स इक्वल टू जीरो टाइप जो मैट्रिसेस होते मैट्रिसेस वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे, उनमें कैसे कंसिस्टेंसी मेजर होगी और उसको कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन को बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, वो सीखेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे करते हैं। बच्चों, इससे पहले वाला लेक्चर पूरा सुन के आना, और जो है रैंक कैसे निकालते हैं ये उसका भी जो लेक्चर है वो भी सीख के आना अच्छे से, तभी ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखो बेटा, अब हम सीखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। होमोजीनियस का क्या मीनिंग होता है बेटा? होमोजीनियस मतलब ये बी जो राइट साइड है आपकी, ये जीरो है। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू जीरो वाले सिस्टम की कंसिस्टेंसी कैसे मेजर करते हैं वो सीखेंगे। द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिमिलर टू द ओल्ड वन, जैसा आपने लास्ट वाले लेक्चर में सीखा। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू जीरो में इनकंसिस्टेंट वर्ड कभी नहीं आता। ये सिस्टम हमेशा सॉल्यूशन पोजेस करेगा, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर यूनिक सॉल्यूशन। इसमें नो सॉल्यूशन कभी नहीं आता बेटा। क्यों नहीं आता यूनिक नो सॉल्यूशन? क्योंकि देखो, अगर आप इस x को जीरो डाल दो, ये x ही सॉल्यूशन होता है ना, हमें x की तो वैल्यू निकालनी है। अगर आप इसको x को जीरो डाल दोगे तो जीरो ही राइट साइड पे आ जाएगा और जीरो ही लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो दैट इक्वेशन इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। तो हमेशा ही होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जीरो जीरो तो हमेशा ही सॉल्यूशन होता है। मतलब x जीरो, y जीरो, z जीरो, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब जीरो जीरो हों, वो एक सॉल्यूशन तो इसका हमेशा ही होगा। सो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ठीक है, इसमें नो सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। बाकी का सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बेटा। देखो, अगर आपको कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स इक्वल टू जीरो, मैं दोनों तरीके सिखाऊंगी, एक कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक भी और एक डिटर्मिनेंट वाला भी। पहले डिटर्मिनेंट वाला देख लो, ये और इजी है। तो आप क्या करो, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है आपके पास, मान लीजिए तीन इक्वेशंस तीन अननोन्स हैं आपके पास, चार इक्वेशन चार अननोन्स हैं, तो ही ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट जो होता है वो सिर्फ सिंगुलर मैट्रिक्स उसका ही निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही। तो आप क्या करो, स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। या तो डिटरमिनेंट जीरो आएगा या डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। अगर डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो आया तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है आपका? एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, मतलब जितने वेरिएबल्स दिए हैं सबके सब जीरो होंगे। दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन, राइट। और उसी को हम बोल देते हैं कि ये हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन होता है ना, जीरो जीरो सॉल्यूशन जो होता है, इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। नॉन ट्रिवियल का मतलब अब इसके पास जीरो जीरो के अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर बेटा जैसे के की फॉर्म में निकल जाता है। जैसे अगर आपको याद हो तो हम जेड को के मान लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू भी के में आ जाती है, वाई की वैल्यू भी के में आ जाती है। तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कि अदर देन जीरो जीरो भी सॉल्यूशन आपका आ सकता है। इट डजेंट मीन कि आपका जीरो जीरो सॉल्यूशन नहीं है, जीरो जीरो इसका सॉल्यूशन तब भी रहेगा। ठीक है, बट इसके अलावा भी आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाते हैं, इसलिए हमने लिखा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल दोनों सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ओनली जीरो जीरो सॉल्यूशन है आपका। क्लियर? तो इसको बेटा मैं तो बच्चों को ऐसे याद कराती हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो सॉल्यूशन नॉन जीरो वाला मिल जाता है, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन जीरो वाला मिलता है। मैं तो बच्चों को ऐसे याद करा देती हूँ इसको शॉर्ट में। ठीक है, तो पर ये मेथड कब यूज होगा? जब आपके पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है आपका वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी कर पाएंगे। अगर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है एम बाई एन फॉर्म में, तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो दूसरा मेथड देखो क्या है आपके पास। अगर आपका सिस्टम एम बाई एन फॉर्म का है, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है आपके पास, तब आप क्या करोगे, आप निकालोगे रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। आपको याद है मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, ए उसके बाद लाइन लगा के जो राइट साइड होती है उसको लिख दीजिए, इसको बोलते हैं ए ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड मतलब बढ़ा देना, थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने ए मैट्रिक्स को। कैसे बड़ा कर दिया? उसके साथ में हमने बी के एलिमेंट्स भी लिख दिए जो राइट साइड के एलिमेंट्स होते हैं। अब होमोजीनियस सिस्टम में राइट साइड आपकी जीरो है, तो यहाँ पे राइट साइड पे लाइन के बाद क्या आ जाएगा? जीरो जीरो जीरो। ठीक है, आपने रैंक निकाल ली इसकी। तो अगर रैंक ऑफ ए
ऑगमेंटेड 0 के बराबर आ गई, जो कि हमेशा आएगी, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा तो ये ज़रूर बराबर आएंगे, क्योंकि सिस्टम हमेशा ही कंसिस्टेंट है आपका। अगर ये नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाए, ठीक है, अगर रैंक जो है ए ऑगमेंटेड ओ की नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाए क्वेश्चन में, तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, ट्रिवियल होगा। दैट इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये वाला सॉल्यूशन निकलेगा। और अगर जो रैंक आपने निकाली ए ऑगमेंटेड ओ की, ठीक है, अगर वो लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स है, ठीक है, तो आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ये बिल्कुल सेम है बेटा आपका ए ऑगमेंटेड, जैसे आपने ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम की इससे पहले वाले लेक्चर में डिटरमाइन करी थी। बस वहाँ पे एक केस और आता था कि अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी आ जाए तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। वो केस यहाँ कभी नहीं आएगा, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम हमेशा ही कंसिस्टेंट होता है आपका, ठीक है बेटा। तो रैंक ऑफ ए अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड ओ के बराबर आई और लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपके एग्जिस्ट करेंगे, और सॉल्यूशन उसमें नॉन ट्रिवियल भी एग्जिस्ट कर सकता है आपका, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रिवियल वाला ही सॉल्यूशन होगा, उसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी निकलेंगे आपके, राइट। तो देखो बेटा, अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं हम कैसे करने हैं हमें, ठीक है। तो ये देखो बेटा, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड। जो कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक करके हम निकालते हैं, उससे जब सॉल्यूशन निकाला जाता है तो वो अपने आप ही गॉस एलिमिनेशन मेथड ही लगता है उसमें, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो ये देखो, आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है उसमें आपने देखा कि हमारी जो राइट साइड है बेटा वो 0 है। देख रहे हो, जहाँ मेरी पेंसिल है राइट साइड मेरी 0 है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, वैसे तो क्वेश्चन में उसने लिख दिया कि रैंक यूज़ करनी है, तो सेम तरीके से ही होता है, चाहे होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो। अदरवाइज ऑल्सो क्वेश्चन में अगर खाली होता है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, दैट्स इट, कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक की जरूरत ना हो। तो आप ये देख लिया करो कि जितनी इक्वेशंस है उतने ही अगर अननोन है तो आप डिटर्मिनेंट वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक ही यूज़ करना है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 अननोन्स है और 3 इक्वेशन है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अननोन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेटा, इसको पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन की उसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लो। फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट, सेकंड में वाई के कोफिशिएंट, थर्ड में आपने जेड के कोफिशिएंट्स लिखे, और फिर डब्ल्यू के कोफिशिएंट लिखे। ये आपका ए मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये आपका एक्स मैट्रिक्स, और राइट साइड आपकी 0 0 0, ठीक है। तो ये ए है, ये एक्स है, और ये आपका बी, इसको 0 लिख लेते हैं अब, ठीक है, 0 मैट्रिक्स, राइट। तो ये आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया। अब आपको इसमें रैंक निकालनी है ए ऑगमेंटेड ओ की, ठीक है। तो ये ए ऑगमेंटेड ओ मैट्रिक्स क्या है, पहले ए मैट्रिक्स लिख लो, राइट। अब साथ में लाइन लगा के राइट साइड के एलिमेंट्स लिख लिए। अब इस पूरे मैट्रिक्स को ना एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह कंसीडर कर लो, ठीक है। और आपने क्या करना है, इसको भी रिड्यूस इट इनटू इचेलॉन फॉर्म। इचेलॉन फॉर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक बारी माइंड में रख लीजिए कि हमें डायगनल एलिमेंट्स को 1 बनाना है और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को हमने 0 बनाना है। डायगनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, उसके नीचे के एलिमेंट्स हमने 0 बनाने हैं। पहले तो इतना ही काम कर ले। तो देखो, सबसे पहले हमेशा स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही सिखाऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाइए, मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है उसको 1 बनाइए, तो विच इज़ ऑलरेडी 1 हेयर, ठीक है। तो हमारा काम हुआ है। फिर इस 1 की हेल्प से उसके नीचे के दोनों एलिमेंट्स को आप 0 बनाएंगे। ये जो 2 और 3 है ना, इन दोनों को 0 बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम ठीक करते हैं। फर्स्ट कॉलम में आप सबसे पहला एलिमेंट 1 और उसकी हेल्प से फिर उसके नीचे सब जगह 0 बनाते हैं। तो देखो बेटा, मुझे R2 में चेंज लेकर आना है। R2 मीन्स सेकेंड रो में चेंज लाना है, तो क्या लाओगे, R2 माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, हमें 2 को 0 बनाना है तो 2 लिखेंगे, और हेल्प हम ऊपर R1 वाले एलिमेंट की ले रहे हैं, इसकी 1 की हेल्प ले रहे हैं, तो हमने लिख दिया R2 माइनस 2R1, ठीक है। ऐसे ही देखो बेटा, थर्ड रो के अंदर R3 में 3 को 0 बनाना है, तो हम R3 में चेंज ला रहे हैं, तो आप लिखेंगे R3 एरो R3 माइनस 3 को 0 बनाना है ना, तो जिस एलिमेंट को 0 बनाना है वो लिखा, और हेल्प किसकी लेंगे, R1 की, तो R3 माइनस 3R1, ठीक है बच्चों। इनको कैलकुलेट करो। देखो, R2 के नीचे आपने R2 के एलिमेंट्स लिखे, राइट, माइनस टू। अब R1 के नीचे R1 के एलिमेंट लिख लो, राइट। सॉल्व कर लो इसको जरा।
0। ठीक है, ऐसे ही बेटा R3 के नीचे R3 के एलिमेंट्स लिख लो और फिर R1 के नीचे R1 के एलिमेंट्स लिखे आपने, राइट। सॉल्व कर लीजिए बेटा इसको। ये आ जाएंगे ये एलिमेंट। ठीक है, अब इनको नीचे आप जो है कॉपी करके मैट्रिक्स बना लीजिए। देखो मैं नीचे लिख देती हूँ। अब मेरा फर्स्ट रो में तो बेटा कोई चेंज नहीं आया, मेरी फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रह गई 1 3 4 7 0। सेकेंड रो जो मेरी आ गई है मैं लिख देती हूँ 0 -2 -3 -6 0 और 0 -8 -10 -18 और 0। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक लिखा है हमने। ठीक है बेटा, फर्स्ट कॉलम ठीक हो गया। अब सेकंड कॉलम पे आते हैं। सेकंड कॉलम में मैंने क्या बताया था, पहले तो डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाइए। ये जो -2 वाला एलिमेंट है इसको आपको 1 बनाना है। ठीक है, तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो R2 गोज़ टू -1/2 R2, यही करोगे। -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तभी आपका 1 बनेगा। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए हमने इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन गया मेरा, देखो 0 1 और ये बन गया 3/2 और ये हो गया 6/2 इज 3 और ये आ गया 0। क्लियर है यहाँ तक, राइट। और इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, ये देखो नीचे वाले एलिमेंट्स तो ये एज इट इज ही रहेंगे। थर्ड रो में तो हमने कोई चेंज नहीं किया। क्लियर। अब क्या करते हैं, इस डायगोनल एलिमेंट सेकंड कॉलम के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो सेकंड कॉलम में ये देखो डायगोनल एलिमेंट 1 बना लिया। अब इस 1 की हेल्प से आप इसके नीचे 0 बनाते हैं, यही सिखाया हुआ है आपको प्रोसीजर करना। ठीक है, तो इस -8 को अब मुझे 0 बनाना है, तो आई हैव टू मेक चेंजेस इन R3। सो आई विल राइट डाउन R3 एरो R3। फिर जिस एलिमेंट माइनस लगाइए, जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, मुझे -8 को 0 बनाना है, मैंने लिखा -8 और हेल्प किसकी लेते हैं, उससे ऊपर वाले 1 की, जिसको हमने अभी अभी 1 बनाया था, जो पाइवेट एलिमेंट बना उससे ऊपर वाली रो का। ठीक है, तो इस R2 की हेल्प लेनी है तो R2 लिख दिया। अब बेटा ये क्या फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, R3 + 8 R2। ठीक, R3 के नीचे बेटा R3 के एलिमेंट्स लिख लो +8 R2 के नीचे R2 के एलिमेंट्स लिखो 0 1 3/2 3 और 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 4 3 × 12 3 × 24। ठीक है, ये आ जाएगा ये। ठीक, अब इसको नीचे उतार लेते हैं। 1 फर्स्ट रो और सेकंड रो में तो बेटा कोई चेंज नहीं आएगा। 1 3 4 7 0। सेकंड रो मेरी जो है 0 1 3/2 3 0। ये आ जाएगा 0 0 और ये आ जाएगा 12। ठीक है, 0 0 2 6 और 0। क्लियर, ये आ गया आपके पास। अब देखो, अब आप देखिए कि क्या ये मैट्रिक्स आपका इचेलॉन फॉर्म में है। देखिए आप देख सकते हैं कि आपका ये डायगोनल कौन सा वाला है बेटा, ये A11, ये A22 पोजीशन और ये A33। डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट 0 बन गए। साथ में आपने देख लो, जब पहले तो ये इनिशियल कंडीशन चेक कर लिया करो। ठीक है, इसी से थोड़ा पता चलना लग जाता है हमें कि इचेलॉन फॉर्म में आया कि नहीं आया। अब आप देखो पाइवेट एलिमेंट वाली जो कंडीशन है आपकी, कि हर रो का पाइवेट एलिमेंट अपने से ऊपर वाली रो के पाइवेट एलिमेंट के राइट साइड पे होना चाहिए, है आपके पास। नेचुरल सी बात है। देखो सेकंड रो में 1 जो आया हुआ है वो ऊपर वाले 1 से राइट साइड पे। जो थर्ड रो के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट है, पहला पाइवेट एलिमेंट 2 है, वो अपने से ऊपर वाली दोनों रोज के राइट साइड पे। ठीक है, तो आपका ये इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इचेलॉन फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गया मैट्रिक्स, तो अब आप इसके अंदर रैंक निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो बेटा रैंक ऑफ ए हमेशा ही रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड 0 के बराबर जरूर आएगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है। तो आप देखो रैंक ऑफ ए कितनी है। रैंक ऑफ ए रीड करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि सिर्फ लाइन के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन रीड करो, इतना। ठीक है, इसमें से रैंक ऑफ ए निकालो। तो रैंक ऑफ ए कितनी होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए कितनी है आपके पास। देखो बेटा 3 रोज हैं, तीनों ही नॉन जीरो रोज हैं हमारी। 0 रो होती है जिसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए कितनी आ गई, 3। अपने आप देख भी सकते हो आप, ये हमेशा सेटिस्फाई होगी कंडीशन कि नंबर ऑफ नॉन, ये जो रैंक आएगी ए ऑगमेंटेड 0 की, तो वो भी यही आएगी। ठीक है, तो इसकी कितनी है, आप पूरे मैट्रिक्स को देखोगे। इसको देखने के लिए जब पूरा मैट्रिक्स देखा,
आपने ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स देखेंगे तो भी आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी 3 ही है, ठीक है। और अब देखो नंबर ऑफ अननोन्स क्वेश्चन में कितने हैं। क्वेश्चन में नंबर ऑफ अननोन्स क्या थे, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, तो 4 थे। तो आपने क्या देखा कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड 0 जो है लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आ गई आपकी, ठीक है। मतलब ये दोनों तो बराबर आए, इसलिए सिस्टम कंसिस्टेंट तो जरूर होगा, बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आ गई आपकी जो रैंक है। इसका मतलब हमारे पास ये सिस्टम क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पोसेस करेगा, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एक्सिस्ट। अब वो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, ठीक है बेटा। ये देखो सबसे पहले आप ये देखिए कि कितना रैंक कम आई है, 3 और 3 तो रैंक आई और नंबर ऑफ अननोन्स थे 4, तो 4 माइनस 3 कर लो 1। किसी भी एक वेरिएबल को आप जो है अब आर्बिट्ररी वैल्यूज देंगे, तो वो कौन सा वेरिएबल कैसे देंगे ये देखिए। यहाँ पर पहले ये जो यहाँ पे मैट्रिक्स आया ना, इससे दोबारा इक्वेशन बना लो। तो देखो ये क्या बनेगा, इक्वेशन बनाने का तरीका देखो, आपको पता है ये एक्स के कोफिशिएंट है फर्स्ट कॉलम में, फिर वाई के, फिर जेड और फिर ये डब्ल्यू। तो इक्वेशंस बना लो इससे दोबारा। तो एक्स प्लस 3y प्लस 4z प्लस 7w इक्वल टू 0। और सेकेंड वाली इक्वेशन क्या बनेगी, y प्लस 3/2z प्लस 3w इक्वल टू 0। और नीचे आ जाएगा 2z प्लस लास्ट वाली इक्वेशन हो जाएगी 6w इक्वल टू 0। हमने इससे दोबारा से इक्वेशंस बना ली, ठीक है। अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स आए हैं 4 और रैंक आई है 3, तो इन दोनों को माइनस कर लो, ठीक है। तो n इसका नाम रखते हैं n, इसका नाम रखते हैं r, तो n माइनस r वैल्यू कितनी आ गई 1। सो गिव आर्बिट्ररी वैल्यू टू एनी वन वेरिएबल, ठीक है। किसी भी एक वेरिएबल को आप आर्बिट्ररी वैल्यू दे सकते हो। क्लियर, आर्बिट्ररी मतलब अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दो। तो हमने दे दिया लेट w इक्वल टू k, ठीक है। और k क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है। क्लियर, अब आप ये इन इक्वेशंस में डालना शुरू करो। तो 1 2 और एक ये 3, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या बताएगी हमें, देखो 2z प्लस 6w की जगह डाल दिया k, ठीक है। तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करूँगी तो 2z इक्वल टू माइनस 6k, इसका मतलब z इक्वल टू माइनस 3k, राइट। अब आप पुट बैक सब्सटीट्यूशन चल रही है बेटा, ये आपका गॉस जॉर्डन मेथड या गॉस एलिमिनेशन मेथड है। w इक्वल टू k इन, इससे अब पहले वाली इक्वेशन, पहले 3 में डाला ना, अब इससे ऊपर वाली में डालेंगे। 2 इक्वेशन क्या है, y प्लस 3/2z, तो y प्लस 3/2z प्लस हमारी है 3w इक्वल टू 0। इसमें डाल दो वैल्यू, जो निकलती जा रही है वो डालते जाओ। y प्लस 3/2z की जगह आ गया माइनस 3k प्लस 3w की जगह आ गया k इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये आ जाएगा माइनस 9/2k, तो जो ऊपर जाके 9/2k हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 3k 3k/2, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू 3k/2, z की वैल्यू आई थी मेरी माइनस 3k और w की थी k, इनको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चे, मेरी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 3y प्लस 4z, लिख देते हैं x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 7w इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू डाल दो बेटा, तो x की वैल्यू निकल आएगी 3, y है आपका 3k/2 प्लस 4z है आपका माइनस 3k प्लस 7w है आपका k। इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो ये आ जाएगा x प्लस 9/2k माइनस 12k प्लस 7k इक्वल टू 0। तो ये माइनस 9/2k और ये माइनस 12 प्लस 7 बन गया माइनस 5, जो इधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1/2k, ठीक है ना। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा, x इक्वल टू 1/2k, y की वैल्यू आपकी आई थी, y था 3k/2, z था आपके पास माइनस 3k और एक्स वाई जेड w है आपका k, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका सॉल्यूशन बन गया, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है बेटा। अब देखो k रियल नंबर है, इसको इन्फाइनाइटली कोई भी वैल्यू दे सकते हैं आप, तो इन्फाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस आपके पास निकल कर आ जाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट। तो ये था बेटा आपका
कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। और देखिए क्वेश्चंस आपके पास। अच्छा ही बेटा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक का ये भी फ़ायदा है कि आप कितना भी ऑर्डर हो मैट्रिक्स का, आप उसके अंदर इसको यूज़ कर पाते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 3w इक्वल टू 0, 8x प्लस 5y प्लस z प्लस 4w इक्वल टू 0, 5x प्लस 6y दिस। अब मैं आपको 4x4 मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, अब इन्हें 4x4 में डिटर्मिनेंट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे ये स्क्वायर मैट्रिक्स का केस बनेगा, बट फिर भी 4x4 डिटर्मिनेंट निकालना इज टू डिफिकल्ट, सो वी विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक हेयर, राइट। तो देखो बेटा, पहले ए ऑगमेंटेड जीरो मैट्रिक्स बना लो आप। तो आपके पास क्या बनेगा, पहले x के कोफिशिएंट लिखे, फिर आपने y के कोफिशिएंट्स लिख लिए, फिर आपने z के कोफिशिएंट, एंड देन आपने w के लिखे, और लाइन लगा के आप किसके लिख देंगे, राइट साइड लिख देंगे। सो दिस इज अगेन द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। करने का तरीका बेटा वही रहेगा, ऑपरेशंस लगाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम ठीक करना है। फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट चेक कीजिए 1 है कि नहीं है, विच इज़ ऑलरेडी 1 हेयर, तो ये काम तो हुआ है। नहीं होता, मान लो 7 होता तो क्या करते, 1/7 से मल्टीप्लाई कर देते पूरी रो को। ठीक है, अब देखो इस 1 की हेल्प से इसके नीचे के सारे एलिमेंट आपको 0 बनाने हैं। तो देखो R2 में चेंज लेकर आना है, तो आप एरो क्या लगाओगे, R2 एरो R2 माइनस 8 को 0 बनाना है ना आपने, तो -8 और हेल्प ऊपर वाले R1 की लेंगे। ऐसे ही बेटा थर्ड वाली रो देखो, R3 है, R3 एरो R3 माइनस किसको 0 बनाना है, ये 5 जो यहाँ पे मेरी पेंसिल है इसे 0 बनाना है, तो 5 R1। ऐसे ही बेटा R4 के लिए क्या हो जाएगा, R4 माइनस 8 R1। क्लियर। ये सारी ऑपरेशंस बेटा आप इस मैट्रिक्स के अंदर लगाएं, तो देखो हमारे पास क्या होगा, R2 माइनस इज इक्वल टू R2 माइनस 8 R1 है। अब R2 के नीचे R2 के एलिमेंट्स लिख लो। ठीक है, माइनस करके R1 के नीचे R1 के एलिमेंट्स लिख लो, राइट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्व करके 324 है, राइट। ये एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास। ऐसे ही बेटा बाकी के भी एलिमेंट्स कर लेना, मैं नीचे लिख देती हूँ आपके पास क्या आएगा मैट्रिक्स सॉल्व करके। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 1 0 0 0। अब सबको आ गई हैं ये कैलकुलेशंस करनी, ये आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर समझ आ गया तो कैलकुलेशन में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए बेटा, राइट। क्लियर। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, सेकंड कॉलम ठीक करेंगे। सेकंड कॉलम में जो डायगोनल एलिमेंट है उसको हम 1 बनाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 गोज टू -1/11 R2, क्योंकि देखो मेरा ये एलिमेंट है ना A22 एलिमेंट -11 जो है, इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, -11 से डिवाइड करोगे, यानी कि -1/11 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं आया आपके पास, सेकंड रो के अंदर आपका यहाँ पे 1, ये 23/11 और ये बन गया 20/11 और ये बन गया आपका 0। क्लियर है बच्चों। और भी बच्चों आप अगर चाहें तो आसान करने के लिए ये भी कर सकते हो कि साथ में ही सारी रोज जो है, जैसे इसको -4 को भी 1 बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो। इन एनी केस जो हम करते आए हैं प्रोसीजर हम वही लगाएंगे, अपना नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आ गए। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहले सेकंड कॉलम के जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसको 1 बना के फिर उसकी हेल्प से नीचे के दोनों एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो अब ये जो -4 है इसको 0 बनाएंगे और साथ में हम -13 को 0 बनाएंगे। तो हम क्या लेंगे बेटा, R2 गोस R3 में चेंज लाना ना, क्योंकि -4 R3 का एलिमेंट है, तो R3 एरो R3 माइनस जिसको 0 बनाना है, तो -4 है तो माइनस माइनस +4 हो गया R2। हेल्प किसकी लेंगे, उससे ऊपर वाले 1 की। ठीक है, ऐसे बेटा R4 में चेंजेस लाने हैं, तो R4 एरो R4 करना क्या है आपको, इस -13 को 0 बनाना है, तो -13 इंटू किसकी हेल्प लेंगे, R2 की, क्योंकि R2 के पास 1 था। क्लियर। तो ये बन गया आपका R4 + 13 R2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो R3 के नीचे R3 के एलिमेंट्स लिख लो, सॉरी 0 -4 -7 -14 0 +4 +4, राइट। R2 के नीचे
R2 के एलिमेंट्स। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बेटा कैलकुलेटर से। ये देखो, ये आ जाएगा आपका 23 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 7, ये आपका दे रहा है 15 बाय 11। ठीक है, और ये हो जाएगा 80 बाय 11 माइनस 14 है आपका। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस 74 बाय 11। क्लियर? ऐसे ही R4 के नीचे बेटा R4 के एलिमेंट्स लिख लो, माइनस 17 माइनस 22 0, मैं लाइन लगा देती हूँ। ठीक है, प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, और R2 के नीचे R2 के एलिमेंट्स 0 1 23 बाई 11 20 बाई 11, और ये है आपका 0। क्लियर? तो ये आ गया 0 0। अब ये हो जाएगा 23 इंटू 13 बाई 11 माइनस 17। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 112 बाई 11। क्लियर? अब ये आ जाएगा आपका 13 इंटू 20 11 माइनस 22, तो दिस बिकम्स 18 बाई 11, और ये आपका 0। क्लियर? तो इन सब वैल्यूज़ को बेटा इसके अंदर फिट कर दीजिए ऊपर। 1 2 3 3 0, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 2 3 3 0। क्लियर? और नेक्स्ट वाला है 0 1 0 1 23 बाई 11 20 बाई 11 और 0। ठीक है, ये आपका सेकेंड रो हो गई। और थर्ड में मेरे पास एलिमेंट्स आए हैं 0 0 15 बाई 11 माइनस 74 बाई 11 और 0, एंड दिस इज 0 0 112 बाई 11 18 बाई 11 और 0। क्लियर? अब देखो बेटा, आप क्या कर सकते हो, अब आपको क्या करना होता है, सेकंड कॉलम ठीक हो गया, अब थर्ड कॉलम में आएंगे। थर्ड कॉलम में डायगोनल एलिमेंट A33 यही है 15 बाई 11 वाला। अब इसको 1 बनाइए। ठीक है, इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 11 बाई 15 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, तो R3 क्या हो जाएगा, 11 बाई 15 इंटू R3। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास, अच्छा एक काम और कर लेते हैं हम, R4 में भी आप देख रहे हो सारा 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करो, 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये 11 हट जाएगा। ठीक है, तो 11 R4, अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा देख लिया हमने, तो हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये चीज़ लिख ली। क्लियर? अब इसको 11 बाई 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, सॉरी सेकेंड रो में तो कोई चेंज नहीं है, थर्ड रो में 11 बाई 15 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 आ गया, और ये आ गया माइनस 74 बाई 15। ठीक, और फोर्थ रो को भी मैंने ठीक कर दिया, देखने में थोड़ा सिंपल हो गया। क्लियर? अब आपने क्या करना है, देखो थर्ड कॉलम के हमने डायगोनल एलिमेंट को 1 बना लिया, अब उसकी हेल्प से नीचे 0 बना लो। यहाँ पर ये जो 1 1 2 है ना, इसको 0 बना लो। तो ऑपरेशन क्या लगाओगे बेटा, R4 में चेंज लाना है, तो R4 एरो R4 माइनस, जिससे 0 बनाना है हमें, 1 1 2 को 0 बनाना है। हेल्प किसकी लेनी है, इस वाले 1 की लेनी है, तो ये क्या आ जाएगा, R3। ठीक है, तो अब इससे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, देखो 1 2 3 3 0 0 1 23 बाई 11 20 बाई 11 0 0 0 1 माइनस 74 बाई 15 0। अब ये देखो, ये 0 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, देखो एलिमेंट 18 माइनस 112 इंटू माइनस 74 बाई 15। ठीक है, इस वाले को सॉल्व कर लो आप, देखो 112 इंटू 74 डिवाइडेड बाय 15। बच्चों, सब बच्चे कैलकुलेटर रखा करो अपने पास। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपका आ जाएगा 8558 बाय 15। ठीक है, और राइट साइड आपकी 0 है। अब देखो बेटा, आपके पास ये इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट आपके 0 बन गए हैं। ठीक है ना, तो अब ये मेरा इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दिस इज इन इचेलॉन फॉर्म। ठीक है, क्लियर? अब इसको दोबारा, अब आप इसके अंदर पहले एग्जामिन कर लो कंसिस्टेंसी की, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे या यूनिक सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे बेटा, रैंक देखो ए मैट्रिक्स की कितनी है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, सिर्फ इतने मैट्रिक्स की रैंक देखनी है जो राइट साइड है। ठीक है, यह वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसमें देखो रैंक ऑफ ए कितनी है आपकी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए कितनी है,
4 हैं। अब बेटा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड ओ भी इतनी ही होगी, आपको पता है कि होमोजीनियस सिस्टम हो तो दोनों की बराबर आती है, ठीक है ना। तो इसको देख भी सकते हैं आप, चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई। पूरे मैट्रिक्स को इकट्ठा कंसीडर कर लो, ये पूरा जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ए ऑगमेंटेड 0, इसके अंदर कितनी नॉन जीरो रोज हैं आपकी 4, ठीक है। और नंबर ऑफ अननोन्स क्वेश्चन में कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन कितने थे क्वेश्चन में, 4 थे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो हमने देखा कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड 0 इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स निकल कर आ गया आपके पास, ठीक है। जब ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन एक्सिस्ट, ठीक है। और वो यूनिक सॉल्यूशन कौन से वाला होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है आपका, x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगा, z भी 0 आ जाएगा, और w था इस क्वेश्चन में तो वो भी 0 आ जाएगा। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए अगर आप इस पूरे सिस्टम को दोबारा से इक्वेशंस में कन्वर्ट करें, ये जो आपका स्टार वाला मैट्रिक्स है इसको दोबारा से इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखो कन्वर्टिंग द मैट्रिक्स स्टार इनटू इक्वेशंस अगेन, तो हमारे पास अपने आप सेटिस्फाई होगी। देखो कंडीशन आपके पास है 1 2 3 3 0, इससे बनाओगे इक्वेशन तो क्या आएगा, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 3w इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी, राइट। सेकेंड इक्वेशन है 123/11, तो y प्लस 23/11 z प्लस 20/11 w इक्वल टू 0, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बनी। थर्ड है 1 और माइनस 74/11, तो 1 और माइनस 74/11 w ये आ गया। और लास्ट वाली इक्वेशन है मेरी 2558/15, ये आ गया, ठीक है। अब आप खुद देखो लास्ट वाली इक्वेशन से यहाँ से आपको क्या मिला, w 0 है, पुट w इक्वल टू 0 इन थर्ड इक्वेशन, आपको क्या मिल जाएगा, देखो z माइनस 74/11 इंटू 0 इक्वल टू 0, इससे क्या मिला आपको, z 0। अब आप z को 0 डालिए एंड w को 0 डालिए इन इक्वेशन 2, तो देखो आप खुद ही देख लो, z को भी 0 डालेंगे तो ये भी 0 हो गया, w भी 0 हो गया, तो y आपका क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, y 0 आ गया। अगर आप y को भी 0 डालेंगे, z को भी 0 डालेंगे, w को भी 0 डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x 0। तो इन एनी केस आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा, 0 0 0 1। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये था आपके पास होमोजीनियस सिस्टम में जब यूनिक सॉल्यूशन होता है। और देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपके पास अच्छे क्वेश्चंस आपको करवा देती हूँ जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, ठीक। तो देखिए, शो दैट द ओनली रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच, ऐसे क्वेश्चंस बेटा इंजीनियरिंग में बहुत आते हैं, बीएससी लेवल पे भी बहुत आते हैं। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस has a non-zero solution is 6 and then solve the system। ठीक है, देखो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू लैम्डा x, 3x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू लैम्डा y, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू लैम्डा z। पहले तो आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है कि लैम्डा की क्या वैल्यू होगी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है नॉन जीरो सॉल्यूशन पोजेस करे, मतलब नॉन ट्रिवियल। सबसे पहले बेटा इसको देखो, आपको राइट साइड पे एक्स वाई जेड की टर्म दिख रही है, तो इसको पहले लेफ्ट साइड पे लेकर आओ और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाओ। तो इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, तो ये x माइनस लैम्डा एक्स बनेगा, तो x कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है। तो प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। ऐसे ही बेटा इसके अंदर लैम्डा y को इस साइड पर लेकर आए तो ये आ गया 1 माइनस लैम्डा y प्लस 2z इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 1 माइनस लैम्डा z इक्वल टू 0। अब आप देखो 3 इक्वेशंस और 3 अननोन्स हैं आपके पास, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो आपको लैम्डा की वैल्यू डिसाइड करनी है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो आप ये देखो बेटा 3 इक्वेशन 3 अननोन है, ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको खुद वैल्यू निकालनी हो लैम्डा की और आपका स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है आपको, ठीक है, तो आप हमेशा डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया करो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इससे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बना लो अपना,
सॉरी डिटर्मिनेंट, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ए निकाल लो आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। ये देखो क्या होगा, पहले एक्स के कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर वाई के, और फिर जेड के। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। देखो 1 माइनस लैम्डा 3 और 2, ऐसे ही वाई के बनाओ। ये बन गया। इसका डिटर्मिनेंट निकालो। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ने आपसे पूछा है नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आपको चाहिए। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में हमें क्या चाहिए, अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन दैट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल मतलब जीरो जीरो के अलावा भी सॉल्यूशन पोजेस करे। वी हैव क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। मैंने याद कराया था डिटर्मिनेंट जीरो है तो सॉल्यूशन नॉन जीरो है, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन जीरो आएगा बस, ठीक है। नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो डिटर्मिनेंट को जीरो डाल दीजिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट इसका कैसे निकलेगा बेटा, देखो इसमें अब कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज कर लो ताकि डिटर्मिनेंट आराम से निकल जाए, ठीक है ना, क्योंकि लैम्डा की फॉर्म में है ना, अगर एक्सपैंड करोगे तो लंबा हो जाएगा। तो देखो अगर हम R1 को ले लें, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये प्रॉपर्टीज उसमें होती है ना डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1, मैं लिख देती हूँ एक बारी, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। थर्ड, और इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने। दिस इज आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, क्लियर। तो ये कितना बन गया, 6 माइनस लैम्डा, ठीक। और ये भी आ जाएगा 6 माइनस लैम्डा, दिस इज ऑल्सो 6 माइनस लैम्डा, क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ से 6 माइनस लैम्डा कॉमन निकाल लोगे फर्स्ट कॉलम के अंदर से, तो यहाँ 1 1 1 और बाकी सारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ आया। अब इसको एक्सपेंड कर लो फर्स्ट कॉलम के अलोंग, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 3 जा 6, क्लियर। सबको आता है एक्सपेंड करना डिटर्मिनेंट को। अलोंग अलोंग R1 कर रही हूँ मैं, 2 4 प्लस 1 3 3 जा 9 माइनस 2 1 माइनस लैम्डा। इसको थोड़ा बेटा सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर है, इसका माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस, देखो ये आ जाएगा ब्रैकेट में 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस 4, और ये आ जाएगा 9 माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा, क्लियर। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 5, और ये 3 माइनस 4 हो गया आपका -1, जो बाहर आके +1 बना देगा, ये प्लस 3 लैम्डा, ये दिस वन, क्लियर। इस सारे को बेटा सॉल्व कर लेना आप, ये आपका इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा आपके पास फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट को जीरो डालेंगे, तो डिटर्मिनेंट जीरो डालेंगे तो हमारे पास 6 माइनस लैम्डा जीरो आएगा, या फिर लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ से तो लैम्डा 6 आ गया। अब इसमें देखो ये कोई भी रियल रूट प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 9 माइनस 4, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर, सी क्या होता है कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा -3 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब नो रियल रूट्स, डिटर्मिनेंट अगर लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट्स। तो अब ये सिस्टम विल पोजेस सॉल्यूशन, सिस्टम विल पोजेस नॉन जीरो, यानी कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस है बेटा, ओनली इफ लैम्डा इज इक्वल टू 6। तो फर्स्ट पार्ट तो बेटा आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में उसने कहा है कि अगर लैम्डा 6 है तो सॉल्यूशन भी निकाल के दो। अब आप क्या करोगे, पुट लैम्डा इक्वल टू 6, हम अपना सिस्टम में 6 डाल लेते हैं अपने पास, ठीक है ना। तो पुट लैम्डा इक्वल टू 6 इन द गिवन इक्वेशंस, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आप लैम्डा को 6 डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो मैं नाम दे देती हूँ जहाँ पे मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे डालूंगी, ठीक है। ये जो इक्वेशन है स्टार वाली, इसमें लैम्डा को 6 डाल रही हूँ, क्लियर। तो मेरे पास आ जाएगी बेटा इक्वेशन निकल कर -5x + 2y + 3z = 0,
3x माइनस 5y 3x माइनस 5y प्लस 2z इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये निकल कर आ गया। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप फिर से वही गॉस एलिमिनेशन मेथड ही लगा लो अपना। ठीक है, -5 3 2 2 -5 3 3 2 5 राइट साइड आपके पास ये आ जाएंगे। क्लियर। फिर वही काम करना है बेटा। देखो, पहला एलिमेंट 1 बनाइए। सबसे पहला एलिमेंट -5 है, तो आप क्या करोगे, -5 से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये फर्स्ट एलिमेंट 1 बनेगा। अब डिवीजन का मतलब -1/5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा। क्लियर। फिर आप क्या करेंगे, नीचे सेकंड और थर्ड रो में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज़ रहेंगी। अब फर्स्ट एलिमेंट 1 बन गया, तो उसके बाद उसकी हेल्प से नीचे के दोनों एलिमेंट आप 0 बनाएंगे। तो नीचे के दोनों एलिमेंट 0 बनाने हैं, तो R2 के अंदर क्या ऑपरेशन लगाओगे, R2 एरो R2 माइनस जिस एलिमेंट को आपको 0 बनाना है। मुझे 3 को 0 बनाना है, तो मैंने लिखा 3 और हेल्प किसकी लेंगे, ऊपर वाले 1 की, तो 3R1। ऐसे ही बेटा R3 में क्या आ जाएगा, R3 एरो R3 माइनस आपको जिसे 0 बनाना है, मुझे 2 को 0 बनाना है, तो मैं लिखूंगी 2R1। क्लियर। अब बेटा ये दोनों ऑपरेशंस आप इसमें लगा लेना, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 0, और ये आ जाएगा बेटा आपका, मैं लिख देती हूँ, -19/5 19/5 0। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब बेटा इतना करने के बाद आप क्या करते हो, इसके अंदर आप देखो, वैसे ही आप देख सकते हो कि नीचे के की रो में और सेकंड रो में R2 में और R3 में कितना डिफरेंस है, माइनस साइन का है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो नीचे वाली रो अपने आप 0 बन जाएगी। ठीक है, तो R3 क्या हो जाएगा, R3 प्लस R2। और कोई बच्चा ना समझ पाए तो पहले ये सेकेंड कॉलम के सेकेंड एलिमेंट को आप पहले 1 बनाना, फिर उसकी हेल्प से नीचे बनाना, तब भी यही काम होगा। ठीक है, मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि सेकेंड और थर्ड रो के अंदर सिर्फ माइनस साइन का ही डिफरेंस है, तो मैंने इसलिए नीचे आराम से पहले ही 0 बना लिया। क्लियर। तो ये देखो, ये क्या आ जाएगा, नीचे वाली ऐड करने पे 0 0 0। आप देख सकते हो कि आपकी रैंक ऑफ ए 2 है और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड ओ भी आपकी 2 0 भी 2 है, और नंबर ऑफ अननोन्स आपके 3 थे, उससे लेस आई है, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पोजेस करेगी। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू इक्वेशंस नाउ। ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू इक्वेशंस, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो, x माइनस 2/5y माइनस 3/5z इक्वल टू 0, और दूसरी वाली इक्वेशन क्या देगी, -19/5y प्लस 19/5z इक्वल टू 0। अब देखो रैंक कितनी आई है हमारी इस क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, ए ऑगमेंटेड 0 में 2 हैं, सॉरी। ठीक है, और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं मेरे पास क्वेश्चन में, 3 है, तो इनको माइनस किया तो कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, ये n है, ये r है, तो ये n माइनस आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 - 2 इक्वल टू 1। सो वी गिव आर्बिट्ररी वैल्यू टू एनी वन वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल को आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस ये वैल्यू n माइनस आर 2 आ जाते तो किन्हीं भी 2 को दे सकते थे, तो हमने दे दी z इक्वल टू k। ठीक है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो z इक्वल टू k दोगे, तो सेकेंड इक्वेशन के अंदर मैं लिख देती हूँ, पुट z इक्वल टू k इन 2, तो आपके पास क्या आएगा, -19/5z प्लस 19/5k इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, k आ जाएगी। अब पुट y इक्वल टू k एंड z इक्वल टू k इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा मेरी, 2/5 और 3/5 है, तो x माइनस 2/5 माइनस 3/5 2/5y माइनस 3/5 ही है। ठीक है, y के और z को दोनों को k डाल दिया, तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, ये भी x इक्वल टू k आ जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन क्या निकल कर आया बेटा मेरा, तो x इक्वल टू k, y इक्वल टू k, z इक्वल टू k, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर इज द सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर। और देखना है क्वेश्चन कोई तो देख लीजिए, आपको मैं बता देती हूँ, ये भी आसानी है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का।
फॉर विच लैम्डा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 लैम्डा जेड इक्वल टू 0 और लैम्डा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 इंटू वाई प्लस लैम्डा प्लस 3 जेड इक्वल टू 0 2x इक्वल टू 0 3 लैम्डा प्लस 1 वाई आर कंसिस्टेंट। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है एंड फाइंड द रेशो ऑफ x इज टू y इज टू z। तो जो बेटा सॉल्यूशन निकल रहा है उसके अंदर से रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, ये रेशो आपको निकालनी है व्हेन लैम्डा हैज़ स्मॉलेस्ट ऑफ दीज वैल्यूज, मतलब लैम्डा की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना उसके ऊपर निकालनी है ये। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले हमने देखा कि इट इज़ अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट। अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो इट इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये तो हो गई। बस ये देखना है कि इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं या आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो मैंने बताया जब भी ऐसे लैम्डा वाले क्वेश्चंस हो तो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करो। ठीक है, तो पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका, राइट। तो आपने पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया अपना और उसका डिटर्मिनेंट निकाला। ठीक, क्लियर? अब इसको देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, R2 माइनस R1 कर ले। ठीक, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज कर रही हूँ मैं। क्लियर? देखो तो ये आ जाएगा माइनस करके आपके पास ये। ठीक, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो लैम्डा माइनस 3 जो है कॉमन निकल जाएगा R2 में से, तो लैम्डा माइनस 3 मैंने R2 में से कॉमन निकाला तो मेरे पास आ जाएगा बेटा ये देखो। ठीक है, और थर्ड रो पे कोई चेंज नहीं आएगा, दैट विल रिमेन एज इट इज। क्लियर? अब देखो, और क्योंकि डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हो तो कॉलम ऑपरेशंस भी लग सकती हैं आपके पास। ठीक है, अब मैं लगा रही हूँ C2 गोज टू C2 प्लस C3। सिर्फ मैट्रिक्स के ऊपर लगाओगे बेटा तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगानी थी आपको जब सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालते समय डिटर्मिनेंट की कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो आप। तो ये आ जाएगा मेरे पास दिस और ये आ गया दिस वन। क्लियर? अब ये देखो मेरा काफ़ी छोटा हो गया है, मेरा सेकेंड R2 जो है बहुत छोटी हो गई है, तो मैं इसको एक्सपैंड कर लेती हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। ठीक है, क्योंकि छोटा हो गया ना वो, तो मेरे पास क्या आएगा लैम्डा माइनस 3 R2 में। देखो ये -1 है, इधर की तरफ आपके पास एक और माइनस आता है। ठीक है, जब एक्सपैंड करते हो तो ये कितना बच गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया तो मेरे पास इतना बच गया। ठीक है ना? क्लियर? इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये क्या मिलेगा, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 6 लैम्डा माइनस 2 माइनस, सब बच्चों को डिटर्मिनेंट तो एक्सपैंड करना आता ही है, नॉर्मल तरीके से आपने एक्सपैंड कर लिया। इसको बेटा सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर? अब इसमें से देखो लैम्डा कॉमन निकलेगा, 6 लैम्डा इनफैक्ट कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर आ जाएगा लैम्डा माइनस 3। क्लियर? तो यहाँ से बेटा अगर मैं डिटर्मिनेंट को 0 डालूँ तो मेरे पास लैम्डा की कितनी वैल्यूज निकलेंगी, 0 निकलेगी और लैम्डा इक्वल टू 3 मिलेगी। ठीक है, अब दोनों केसेस कंसीडर कर लो। जब लैम्डा 0 है तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी क्वेश्चन में, देन द इक्वेशन बिकम्स, देखो लैम्डा को मैं 0 डालूंगी जो गिवन क्वेश्चन है वहाँ पे 0 डालूंगी तो मेरे पास सिस्टम आ जाएगा, सब बच्चे डाल के देख लेना, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें लैम्डा को 0 डाल दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा दिस वन, दिस। ठीक है, और बेटा देखो जब लैम्डा को 0 डाला है तो डिटर्मिनेंट 0 है, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो सॉल्यूशन नॉन जीरो निकल कर आएगा। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन निकालना है तो आप क्या करोगे, देखो किसी भी एक को आर्बिट्ररी वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, तभी सॉल्व हो पाएगा आपका। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या बता रही है, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से देख लो आपके पास आ गया y इक्वल टू एक्स, यहीं से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन आपको क्या बता देगी, देखो -x -2 y की जगह डाल दिया x प्लस 3z इक्वल टू दिस, तो यहाँ से आ जाएगा -3x प्लस 3z इक्वल टू दिस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी z। तो मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना था, रेशो निकालनी थी ना x इज टू वाई इज टू जेड की, तो x इज टू वाई इज टू जेड निकालना। देखो x भी z के बराबर आ गया, या z को लिख देंगे x के बराबर,
तो y कितना आया मेरा, x आया है, और z कितना है, वो भी x है। तो रेशो कितनी निकल कर आ गई, 1:1:1। ठीक है, ये कब है, जब उसने कहा था लैम्डा अपनी छोटी वैल्यू पोजेस करे। तो लैम्डा की दो वैल्यू आई थी, एक 0 और एक 3। तो लैम्डा को 0 डाला तो मेरी रेशो ये निकल आई। बाई चांस वो आपसे पूछ ले ग्रेटेस्ट पे लैम्डा इक्वल टू 3, तो लैम्डा इक्वल टू 3 डाल के निकाल लेना आंसर। ठीक है बेटा, मैं बता भी देती हूँ। केस 2 ले लो, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3। मान लो क्वेश्चन में पूछा होता व्हेन ग्रेटेस्ट ऑफ द वैल्यूज ले रहा तब क्या होगा। ठीक है, तो लैम्डा को 3 डाल दो क्वेश्चन के अंदर। तो पुट लैम्डा इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशंस। तो हमारे पास क्या निकल आया, देन वी सी दैट कि ऑल इक्वेशंस आर आइडेंटिकल। आप देख लेना, सारी इक्वेशन सेम हो जाएंगी। ठीक है, ऑल इक्वेशंस आर आइडेंटिकल। कौन सी बन जाएंगी इक्वल आपकी इक्वेशंस, तो 2x प्लस 10y प्लस 6z इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन, सारी इक्वेशंस इसी में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि अगर ग्रेटेस्ट ऑफ द वैल्यूज ले रहा है तो क्या होगा, तो सारी इक्वेशंस आपकी जो है आइडेंटिकल हो जाएंगी। और इसका सॉल्यूशन बोले निकालने को तो आप क्या करोगे, z को k मानना, y को w मान लेना, और फिर x की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जब हमें उसकी कंसिस्टेंसी को देखना होता है कि इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं या यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।